सकते हो। आइए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। ठीक है, अगर जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पे है तो जहाँ पे दो एक्सिस मिल रही हैं तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मिड पॉइंट का। ठीक है, तो इसका होगा वहाँ पे 1। ठीक है, वहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, इसका एक बार हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी 1। ठीक है, जैसे कि हमने अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले में पूरा अच्छे से समझा है, तो जहाँ पे दो, अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन में है तो जहाँ पे दो एक्सिस मिलती हैं तो उस एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी 1 होता है। ठीक है, कि जितनी डिमांड है, मतलब जितना प्राइस है उतनी डिमांड, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतना ही क्या होगा, डिमांड में चेंजेस आएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है जहाँ पे फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका होता है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ये भी हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। आइए इसका एक बार हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। इसका एक बार हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। एम सी इज इक्वल्स टू एम आर इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट of a firm to be a maximum. The profit maximization rule states that if a firm choose to maximize its profits, it must choose that level of output where marginal cost is equal to marginal revenue. ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल है वो क्या बोलता है, अगर फर्म को अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है तो उसको क्या होगा, अपने लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। हेंस इसमें बोला जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। आप जितनी कॉस्ट लगाओगे उतना ही रिवेन्यू आपको आएगा। ठीक है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट प्रोड्यूस एट अ लेवल वेयर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका बढ़ेगा, उसको दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एम आर। जितना मार्जिनल कॉस्ट आपका बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू भी आपका बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बोला गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आप जितना लेवल ऑफ आउटपुट पे लगा रहे हो, मार्जिनल रिवेन्यू आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन सब पॉइंट्स में से आपको बताना है कि इन सब में से एक तो कौन सा अजम्पशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। ठीक है, अजम्पशन जैसा कि हमने पढ़ा था, इसमें अजम्पशन पूछ रहा है, आप लोग ये ध्यान रख के ऑप्शन पढ़िएगा। फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, नो, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का अजम्पशन नहीं है। मैनी बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, नहीं, ये भी नहीं है। ओके, इसलिए ये दोनों हमारा पहले ही गलत हो जाता है। मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। डी क्या है, ऑल सेलर्स एंड बायर्स आर ऑनेस्ट, नहीं, ये भी कोई, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सी वाला हमारा राइट आंसर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आइए इसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, many buyers and many sellers is one of the assumption of perfect competition. Yes, in a perfect competitive market there are many buyers and many sellers. As a consequence, they have no market power and cannot influence the market price. This is an assumption of a model of perfect competition. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे buyers होते हैं, बहुत सारे sellers होते हैं, किसी एक का पूरे मार्केट पे कंट्रोल नहीं होता। वो क्या करते हैं, प्राइस इन्फ्लुएंस कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है,
इसलिए परफेक्ट कंपटीशन का ये एग्जांपल होगा ऑप्शन सी, मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस डिमांड एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, पॉजिटिव कब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब पॉजिटिव कब होते हैं, किस सिचुएशन में, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के सिचुएशन में, कंफर्ट गुड्स के सिचुएशन में, गिफिन गुड्स के सिचुएशन में, या लग्जरियस। तो ये नॉर्मल गुड्स में नहीं होता, कंफर्ट गुड्स में नहीं होता, यस गिफिन गुड्स में ये होता है, ठीक है। गिफिन गुड्स जो मतलब ख़राब गुड्स होते हैं उसमें प्राइस और डिमांड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल गिफिन गुड्स में क्या होता है, प्राइस और डिमांड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिवली रिलेट करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गिफिन गुड्स होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। Price and demands are positively correlated in case of giffen good. A giffen good is a product for which demand increases as a price increases, ठीक है, and falls when the price decreases, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो इसकी क्या हो जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है। गिफिन गुड्स मैंने गलती से बोल दिया था, खराब गुड्स, गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं, क्या होता है जब इनके प्राइस बढ़ाओ तो इनके डिमांड भी बढ़ जाती है, और इनकी प्राइस घटाओ तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो गिफिन गुड्स में क्या होता है, प्राइस और डिमांड क्या होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर is the degree of control over the price of its product by a firm very large, ठीक है, किस मार्केट स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ कंट्रोल, प्राइस का कंट्रोल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। in which form of market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस एक फर्म क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, किस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आपको ये बताना है, मोनोपोली में, इम्परफेक्ट कंडीशन में, ओलिगोपोली में, या परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट आंसर शायद नहीं दिया है, यस आपको राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, आपको यहाँ पे खुद से बताना है। वेट अ मिनट, शायद यहाँ पे नंबरिंग भी हमारी गलत है, ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हो गया है। चलिए ठीक है, हम आपको इसका आंसर सही बताएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। जैसे कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पूरा आपको पढ़ाया है मार्केट, तो किस मार्केट में ये सबसे ज़्यादा होता है, तो यस मोनोपोली में ये सबसे ज़्यादा होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक बायर होता है और एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके प्राइस कंट्रोल करने की डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यही अपने प्रोडक्ट की प्राइस कंट्रोल करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मोनोपोली, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगी, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, आप लोग इसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा। एक्चुअली हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, ओके। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड, ठीक है, जब क्या हो रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहे हैं कमोडिटी की, ठीक है, इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, लेकिन उसके प्राइस क्या हो रही है, बहुत कम, स्मॉलर देन द उसकी प्राइस क्या हो रही है, बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, ठीक है। परसेंटेज रेशियो दोनों का बहुत चेंज है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, या 0। तो ऑफकोर्स ही बात है, इसका सही आंसर होगा स्मॉलर देन 1, ठीक है। इक्वल टू 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा स्मॉलर देन 1, ओके। हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसका हमारा सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा, द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1 व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिमांड बढ़ता है जब प्राइस घटती है, लेकिन क्या हो रहा है, परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो है हमारा कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा लेस देन 1, ओके, स्मॉलर देन 1, जो भी आपको बोलना हो वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ से हमारा जो ये क्वेश्चन था, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, यहाँ से जो हमारा देखिए मोनोपोली वाला क्वेश्चन था वो नेक्स्ट रिपीट हुआ है, और यहाँ से जो हमारी नंबरिंग है वो सही है, ओके। तो हम लोग यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है।
in which form of the market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large? ऐसा कौन सा मतलब फर्म है जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो वो मोनोपोली होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया। इन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, ओलिगोपोली में नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। हैंस ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ओके, इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहा है? इन मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय अ फर्म वेरी लार्ज, ठीक है। मोनोपोली में ऐसा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। इन अ मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन सेलर, सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट, ठीक है। तो एक जो सिंगल मार्केट होता है, एक जो सिंगल फर्म होता है, वो पूरे मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट कैन सेट एनी प्राइस इट विशेज सिंस इट हैज़ ऑल द मार्केट पावर, ठीक है। उसको जो मन करता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी मार्केट की क्या होती है? पावर होती है। हेंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। मोनोपोली इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, फर्म कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो कैसा होता है, ठीक है। प्राइस मेकर होता है, प्राइस ब्रेकर होता है, प्राइस ट्रेकर होता है, प्राइस शेकर होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, मेकर नहीं होता, ब्रेकर नहीं होता, प्राइस टेकर होता है, ठीक है। मार्केट में जो भी प्राइस उसको बोला जाएगा वो प्राइस क्या करता है? लेके अपना बिजनेस करेगा, ठीक है। हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है हमें? अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। इन परफेक्ट मार्केट कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन, a firm is a price taker because other firms can enter the market easily and produce a product that is indistinguishable from every other firm's product. This makes it impossible for any firm to set its own price, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, कोई भी आके उससे अच्छे प्रोडक्ट बना के उससे कम दाम में बेच सकता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है कि कोई भी फर्म क्या कर सके? अपना प्राइस खुद बना सके। उसको जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अपने प्राइस को बेचना, अपने सामान को बेचना पड़ता है। हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज, ड्यूरेबल गुड्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, जीरो। तो वो हमेशा क्या होता है? यूनिटी से ज़्यादा होती है उसकी इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो काफ़ी दिन तक चल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या बोल रहा है? The elasticity of demand of durable goods is greater than unity. Price elasticity of demand for durable goods is generally more elastic in short run, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स के जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है शॉर्ट रन वाले गुड्स से, ठीक है। That is, quantity demanded is more sensitive to price changes of such durable goods in short run and not so much in long run, ठीक है। शॉर्ट रन वही बोल रहा है कि जो लॉन्ग रन वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनके कंजप्शन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। देखो मैंने वहाँ पे गिफिन गुड्स को आपको बोला था ख़राब है, लेकिन वो मेरे स्लिप ऑफ टंग था। यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स है। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उनको हम लोग ख़राब गुड्स बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है, निगेटिव होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, निगेटिव होता है। मैंने वहाँ जो आपको एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल मुझे यहाँ देना था, मेरे दिमाग में इन्फीरियर गुड्स चल रहा था गिफिन गुड्स की जगह, तो मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? निगेटिव गुड्स होंगे, ठीक है। निगेटिव होता है क्यों? क्योंकि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम इन्फीरियर गुड्स का क्या करेंगे? कंजप्शन कम कर देंगे, ठीक है। और गिफिन गुड्स में क्या होगी? अगर हमारी क्या होगी? प्राइस उसकी ज़्यादा होती है तो हम क्या, तो वो सब एकदम जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ ही करते हैं। तो निगेटिव होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी कंजप्शन हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ओके। तो निगेटिव होता है। हैंस ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है? इसका सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव।
A negative income elasticity of demand is associated with inferior goods. An increase in income will lead to fall in demand and may lead to changes to more luxurious substitutes. ठीक है, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो गिफिन, देखिए मैं फिर से गिफिन बोल रही हूँ, इन्फीरियर होगा, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स जो हैं उनकी डिमांड कम कर देते हैं और जो अदर लग्जरियस सब्सिट्यूट्स होते हैं इसके, लोग उस पर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ चुकी है, अब वो क्या है, लग्जरियस आइटम को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर सी दिया है, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, विच इज the other name that is given to an average revenue curve. एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव कर्व, डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व। तो ऑफकोर्स की बात है, प्रॉफिट कर्व नहीं है, एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं है, इंडिफरेंस कर्व नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व उसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, डिमांड कर्व इज अदर नेम दैट इज गिवन टू एन एवरेज रिवेन्यू कर्व। एवरेज रिवेन्यू कर्व का जो दूसरा नाम है वो है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, इसको हम लोग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। एवरेज रिवेन्यू कर्व इज ऑफन कॉल्ड द डिमांड कर्व ड्यू टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है मार्केट में उसको रिप्रेजेंट करता है कर्व में। ठीक है, उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम लोग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, एवरेज, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, डिमांड कर्व इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कम्स क्लोजेस्ट टू परफेक्ट मार्केट। ठीक है, कौन सा ऐसा मार्केट है जो परफेक्ट मार्केट के एकदम क्लोज मतलब एक आग डिफरेंस है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। वीट मार्केट, सिगरेट मार्केट, कोल्ड ड्रिंक मार्केट या स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मतलब ऐसा इन सब में से मार्केट है जो परफेक्ट मार्केट का मतलब एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, उसके क्लोज है, तो इसमें होगा वीट मार्केट। वीट मार्केट जो है परफेक्ट मार्केट का, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर का क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है मार्केट में, तो वीट ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। सिगरेट नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक नहीं होता, स्टॉक मार्केट नहीं होता, हैंस ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है, वीट मार्केट कम क्लोजेस्ट टू अ परफेक्ट मार्केट, अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म इज कॉल्ड अ प्राइस टेकर। ठीक है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट को क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर। ये मार्केट से क्या करता है, प्राइस टेक करता है। बिकॉज द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटेटिंग फर्म फोर्सेज देम टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। व्हेन अ wheat grower wants to know what the going price of the wheat is, he or she has to go to the computer or listen to the radio to check। ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, मार्केट में फोर्स किया जाता है कि जो मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस है, सेटिस्फाइंग प्राइस है, आप उसको चूज करिए और आप उसी पे क्या करिए, अपना चीज़ें बेचिए। ठीक है, तो वीट ग्रोअर को जब ये जानना होता है कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, तो वो क्या करता है, या तो कंप्यूटर से देखता है या तो वो रेडियो सुनता है और उससे क्या करता है, समझ के अपने वीट के प्राइसेस को मार्केट में लाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर रईस अहमद bought 550 liters of petrol when his monthly income was rupees 25,000। जो मिस्टर रईस थे, मिस्टर रईस, उन्होंने क्या किया था, 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल खरीदे थे जब उनकी इनकम 25,000 थी। ठीक है, नाउ हिज मंथली इनकम हैज़ राइजन टू 50,000। अब उनकी मंथली इनकम क्या हो गई है, 50,000 हो गई है। एंड ही परचेजेज 100 लीटर ऑफ पेट्रोल। हिज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पेट्रोल इज, आप लोग बहुत ध्यान से दीजिएगा, जितना इनकम में असर आया है उतना ही क्या हुआ है, डिमांड पे असर आया है। ठीक है, जस्ट डबल क्या हुई, इनकम हुई तो जस्ट डबल क्या हुआ, उन्होंने पेट्रोल खरीदा है, तो उस टाइम उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1, 100%, लेस देन 1, मोर देन 1। 100% नहीं है, लेस भी नहीं है, मोर नहीं है, एकदम यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, जितना इनकम बढ़ा उतना ही क्या हुआ, डिमांड बढ़ा। हैंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, इसका राइट आंसर क्या है हमारा,
ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मिस्टर रईस अहमद बॉट 50 लीटर ऑफ पेट्रोल व्हेन हिज मंथली इनकम वाज ₹25,000. नाउ हिज मंथली इनकम हैज राइजन टू 15,000 एंड ही परचेज 100 लीटर ऑफ पेट्रोल। हिज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पेट्रोल इज 1। ठीक है, तो उनकी जितना इनकम में चेंज आया उतना ही क्या हुआ, डिमांड में चेंज हुआ। जब जितनी इनकम में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इक्वल टू 1। इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोलता है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी जो हमारा मैक्सिमम होता है कब? ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज के बराबर होता है, या एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा होता है वो 0 हो जाता है, तब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी अपने पीक पॉइंट पे होता है। ठीक है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जब निगेटिव ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इसमें पूछा है मैक्सिमम कब होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारा 0 होता है तब हमारा TU क्या होता है, एकदम मैक्सिमम पे होता है। उसके बाद क्या होता है, ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है जब ये निगेटिव जाता है तब। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम पे होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 होता है। हैंस ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ओके, इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। टोटल यूटिलिटी तभी मैक्सिमम होती है जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, 0 होता है। इट इज बेस्ड इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच सेज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड्स आर कंज्यूम्ड, MU लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग बिकॉज डिजायर फॉर द कमोडिटी टेंड्स टू फॉल। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि हमें बोलती है कि हम जितना पर यूनिट कमोडिटी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ही हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता जाएगा। और जब भी हमारा MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिरेगी तो हमारा क्या होगा, हमारी कमोडिटी का जो डिज़ायर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए जब MU हमारा 0 होता है तब जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। ओके, हैंस ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। इसको मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट किया है, तो आप एक बार मेरे लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखें। 14th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, मार्केट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, डज नॉट, फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे। ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली या परफेक्ट कंपटीशन। तो मोनोपोली में तो बिल्कुल नहीं होता, फर्म को पूरी, मोनोपोलिस्टिक में भी नहीं होता, ओलिगोपोली में भी नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म को कोई आज़ादी नहीं होती कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर सके, डिसाइड कर सके। हैंस ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। All goods in a perfect competitive markets are considered perfect substitutes, and the demand curve is perfectly elastic for each of the small individual firms that participate in the market. These firms are price taker. If one firm tries to raise its price, there would be no demand for that firm's product. ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, फर्म प्राइस टेकर होते हैं। अगर किसी ने भी पर्टिकुलर ने अपने एक दाम बढ़ाया तो उस प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है जो सस्ते दाम में दे रहे हैं, तो उनके दुकान से कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे बेचते हैं। इनका अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे कोई भी क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। हैंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विच इज़ द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है मोनोपोली एग्जिस्टेंस के, बिग साइज, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस या नो क्लोज सब्सिट्यूट। तो बिग साइज तो ऐसा कोई उसकी कंडीशन नहीं है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस भी क्या हो, कोई कंडीशन नहीं है। उसकी कंडीशन क्या होती है, उस गुड्स का कोई सब्सिट्यूट मार्केट में नहीं बेचेगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा क्या होगा, अपने गुड्स पे पूरा कंट्रोल होगा।
हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मोनोपोली में क्या होता है, उस सब्सटीट्यूट को कोई और नहीं बेचता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है, कंडीशन होता है। इसका हम लोग एक सॉल्यूशन पढ़ेंगे और आज हम क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का अपना लेक्चर अलग लेके आएंगे। No close substitute is a condition for existence of monopoly. If a close substitute exists, then the monopoly cannot exist. Remember, a monopoly can only exist when the cross elasticity of the product that the monopolist produces is zero. ठीक है, close substitute नहीं होता। अगर close substitute होगा तो उस केस को हम लोग monopoly नहीं बोलेंगे। मोनोपोली तभी होता है जब उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो, जीरो उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपने 15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।